नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। कृषि जागरण में मिलेट्स को लेकर भव्य कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री रूपाला सहित कई दिग्गज हस्तियां हुई शामिल। ACFI में मीट वर्सेस फैक्ट्स डिबेट शो का आयोजन, केमिकल्स क्रॉप प्रोटेक्शन पर हुई चर्चा। तेलंगाना के फ्री राशन लेने वालों को झटका, सरकार ने घटाया चावल का कोटा। ऊना में बनेगा आधुनिक तकनीकों से लैस देश का पहला डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दूध बढ़ाने के लिए डेनमार्क देगी अपनी 200 गाय। चंद्र कुमार बने हिमाचल प्रदेश के नए कृषि मंत्री। लखीमपुर हिंसा मामले में रिपोर्ट ट्रायल में लगेंगे 5 साल, सुनवाई 19 जनवरी तक टली। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने गाँव में लगाए 19 लाख से भी अधिक पौधे। किसानों के लिए खुशखबरी, खेतीबाड़ी में कुछ नया कर रहे हैं तो आपको मिलेगा अवार्ड। किसानों के लिए बड़ी घोषणा, किसानों को मिलेगी 100 सुपर सीडर मशीन। बिहार में कृषि इनपुट सब्सिडी स्कीम के तहत किसानों को 13,500 रुपए का सहायता अनुदान। यूपी के किसान अब घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं गन्ना की उन्नत वैरायटी के बीज। उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर, बिजली विभाग में सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका, बिना परीक्षा का होगा चयन। पाकिस्तान को बड़ी राहत, अमेरिका ने फिर किया पाकिस्तान को मदद का ऐलान। अमेरिकी अनाज परिषद ने नई दिल्ली में खोला कार्यालय। उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में ठंड का कहर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। कृषि जागरण ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के समर्थन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कृषि जागरण के मिलेट्स पर विशेष संस्करण का अनावरण केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि जागरण के मिलेट्स पर विशेष संस्करण का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के समर्थन में देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने भी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को लेकर 12 जनवरी को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम कृषि जागरण के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के अलावा कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 2 विषयों पर चर्चा की गई है। इसमें मिलेट्स पर राउंड टेबल चर्चा और भारतीय किसानों की समृद्धि, संभावनाएं और भुलाया हुआ न्यूट्री गोल्ड विषय शामिल है। इसके साथ ही कार्यक्रम में मिलेट्स या मोटे अनाज के उत्पादकता और उत्पादन को देश में कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में मोटे अनाजों से बन रहे तरह तरह के पकवान भी परोसे गए, जिसमें पिज्जा, बिरंगी आदि शामिल थे। पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज कृषकों के पसंदीदा प्लेटफॉर्म कृषि जागरण के मिलेट्स पर विशेष संस्करण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैगजीन का अनावरण किया। अनावरण के बाद बोलते हुए मंत्री रूपाला ने कहा कि स्पेशल अंक के विमोचन के लिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। कृषि जागरण के फाउंडर और प्रधान संपादक MC डोमिनिक को अपना मित्र बताते हुए उन्होंने कहा कि आपके मिलेट्स पर किए जा रहे कामों से किसानों को बल मिलेगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मिलेट वर्ष के रूप में मनाए जाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना भी उन्होंने की। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले रहे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कृषि जागरण को आज के इस कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने PM मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने मोटे अनाजों से बने व्यंजन को स्वादिष्ट बताया और लोकसभा में सभी सांसदों द्वारा मिलेट व्यंजन खाने के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा, कार्यक्रम को मिली वाहवाही के बाद मिलेट्स की मांग बढ़ती ही जा रही है। ACFI में मीट वर्सेस फैक्ट्स डिबेट शो का आयोजन किया गया है। केमिकल्स क्रॉप प्रोटेक्शन पर चर्चा की गई और इस कार्यक्रम में जनरल टेरी के डायरेक्टर डॉक्टर वीवा धवन, डॉक्टर कुंतला सेनगुप्ता, कॉलमनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, PTI के सीनियर जर्नलिस्ट A लक्ष्मी देवी, IARI के नेटवर्क कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वंदना त्रिपाठी और कई महिला पैनलिस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद रही। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन शांग्री-ला न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिस पर क्रॉप प्रोटेक्शन को लेकर चर्चा की गई थी और इनका कहना था कि क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और हर महीने सरकार की तरफ से चलाई जा रही फ्री राशन योजना का फायदा ले रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, तेलंगाना सरकार की तरफ राशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है।
राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड रखने वाले सभी 91.5 लाख परिवारों को फ्री चावल का वितरण शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार की नई व्यवस्था के तहत लाभार्थी परिवार के हर सदस्य को अगले 3 महीने तक 5 किलोग्राम चावल दिया जाएगा, यानी हर माह के आधार पर 1 किलो चावल कम दिया जाएगा। दरअसल लाभार्थी को 6 किलो चावल देने का प्रावधान है। इस नियम के तहत 6 किलो चावल की आपूर्ति अप्रैल महीने से शुरू की जाएगी। देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कवायद तेज हो गई है। ऊना के बसाल में 44.12 करोड़ की लागत से इंडो डेनिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी बनाने जा रहा है। डेनमार्क की सरकार के सहयोग से अब जल्द भारत को अपना पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी फार्म मिलने वाला है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी फार्म हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित बसाल में बनाया जा रहा है। लगभग 44.12 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला ये डेयरी फार्म आधुनिक मशीनरी और रोबोटिक तकनीक से लैस होगा, जहां गायों से दूध निकलने से लेकर साफ सफाई, गोबर उठाना समेत सारे काम रोबोट और मशीनों द्वारा ही किए जाने हैं। डेनमार्क सरकार के सहयोग से बनने वाला सेंटर फॉर एक्सीलेंस डेयरी फार्म में किसान और पशुपालकों को ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छी नस्ल की गाय उपलब्ध करवाने और दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना है। इसके लिए राज्य सरकार भी 12.92 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बसाल में बनने वाले पशुपालन विभाग के इंडो डेनिश डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की तैयारियां तेज हो गई है। इस प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने के लिए डेनमार्क की बाइगरी और तकनीक फर्म से कंसल्टेंट हेलज कोमन भी हिमाचल विजिट पर है। हेलज कोमन ने पशुपालन विभाग के तमाम अधिकारियों से मुलाकात की और इस प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। इस मीटिंग के दौरान हेलज कोमन ने बताया कि ऊना के बसाल में बनने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेनमार्क की ओर से 200 गाय भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आखिरकार 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। इस बार प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्रियों को सौंपी गई है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की संख्या भी 6 कर दी गई है, जिससे प्रदेश में अब मंत्रियों के साथ साथ सीपीएस भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट गठन में 7 मंत्रियों में से 4 विधायकों को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिमाचल प्रदेश में कृषि एवं वन मंत्री चंद्र कुमार को बनाया गया है। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी नेता चंद्र कुमार ने 6ठी बार चुनाव में जीत दर्ज की है। साथ ही उनके बेटे नीरज भारती भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि कुमार ने वर्ष 1971 से राजनीति एक आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था तथा उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था और लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई को 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट ने मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट को भी पढ़ा, जो कहती है कि इस मुकदमे को पूरा होने में 5 साल का समय लगेगा, क्योंकि मामले में 208 गवाह है और दरअसल शीर्ष अदालत ने पिछले सुनवाई में निचली अदालत से जानकारी मांगी थी कि बिना दूसरे मुकदमों पर असर डाले इस केस का निपटारा कितने समय में हो सकेगा। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि हिंसा के सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। पंजाब सरकार पंजाब में हरित और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, वन विभाग के सहयोग से अब तक 19,44,000 पौधे रोपे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जहां फलदार और फूल वाले पौधे लगाए गए हैं, वहीं 1,02,000 मोरिंगा औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पौधों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस अभियान को बड़ी सफलता बनाने के लिए वन विभाग के मनरेगा योजना के तहत कुल 170 नर्सरी तैयार की गई है। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए तकनीक पर आधारित मिनी वनों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस पहल के तहत जहां गांवों को लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं ये परियोजना पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने में भी मददगार साबित होगी। धालीवाल ने आगे कहा कि मनरेगा योजना पंजाब के ग्रामीण मजदूरों के लिए वरदान साबित हो गई है। उन्होंने आगे बताया कि इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत कुल 1065 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं और पारंपरिक खेती से इतर नई फसलों की खेती की जा रही है।
ऐसे खेती जिसमें लागत कम लगे, परिश्रम कम लगे, लेकिन मुनाफा ज्यादा हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कृषि काम का पहले के मुकाबले अब ज्यादा सुगम और आसान बना दिया है। नए तरकीबों से खेतीबाड़ी का काम आर्थिक दृष्टि से पहले से ज्यादा फायदेमंद होता जा रहा है। यही वजह है कि न सिर्फ किसान बल्कि कई अन्य पेशों से जुड़े लोग भी खेती किसानी के काम में हाथ आजमा रहे हैं और सभी सफल भी हो रहे हैं। अगर आप भी कृषि से जुड़े काम करते हैं, अगर आपके विचारों ने कृषि पेशे में नए इनोवेशन किए हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सम्मानित होने वाले हैं। आपकी मेहनत अब दुनिया देखेगी, आपके परिश्रम और आपके योगदान को अब पहचाना जाएगा। दरअसल ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अब ऐसे कृषकों को अवार्ड देगा जो कृषि क्षेत्र में लीग से हटके यानी कुछ नया, कुछ अलग काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने भी खेती के लिए काम किया है जरा हटके, तो आप इस सम्मान के हकदार बनेंगे। इसके लिए आपको बस पूसा इंस्टीट्यूट के इनोवेटिव किसान अवार्ड 2023 और फेलो फार्मर अवार्ड के लिए आवेदन करना होगा। पूसा संस्थान को देश भर में 25 ऐसे किसानों की तलाश है जिन्होंने कृषि से जुड़े पेशों में झंडे गाड़े हैं। सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि पशुपालन, मशीनरी, तकनीकी काम से जुड़े लोगों को भी अवार्ड दिया जाएगा। देश में कृषि उपकरणों को आ जाने से किसानों की खेती करने में बहुत मदद मिली है। बता दें कि कृषि यंत्र की सहायता से किसान खेत की तैयारी से लेकर बुआई, निराई, छिड़काव, कटाई और अन्य कई तरह के कार्य कर सकते हैं। यही नहीं, इनकी मदद से फसल उत्पादन की लागत में भी कमी देखने को मिली है। भारत सरकार भी किसानों को उनकी फसल का अच्छा लाभ प्राप्त करवाने के लिए कृषि मशीनों पर अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। इसी कड़ी में कृषि विभाग द्वारा देश के किसान भाइयों को लगभग 100 सुपर सीडर मशीन अनुदान दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसानों को सरकार की मदद प्राप्त हो सके। मौसम की अनिश्चितताओं से हर साल किसानों को भारी नुकसान होता है। साल 2022 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कहीं बेमौसम आंधी तूफान से फसल नुकसान हुआ, तो कहीं सूखा पड़ने से किसानों की हालत त्रस्त हो गई। ऐसी परिस्थितियों में कई राज्य सरकारें किसानों की मदद के लिए आगे आई है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने भी राहत अनुदान योजना चलाई है, जिसके तहत फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर के लिए 13,500 रुपए का अनुदान दिया जाता है। देश में अब मौसम की अनिश्चित गतिविधियां खेती पर हावी होने लगी है, जिसका हर्जाना किसानों को भुगतना पड़ता है। कई किसान तो कर्ज लेकर भी खेती करते हैं, जो लगभग आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। बिहार में भी इस साल कई किसानों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे नुकसान के बदले किसानों को कुछ अंश सहायता मिल सके, इसलिए बिहार सरकार ने कृषि इनपुट सब्सिडी स्कीम चलाई है, जिससे कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है। यदि आप भी बिहार के किसान हैं और आपकी फसल में भी मौसम की अनिश्चितताओं के कारण भारी नुकसान हुआ है, तो आप भी कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम से लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ शर्तें माननी होगी। किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन वाले छोटे किसानों को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। किसान की EKYC यानी बैंक से आधार लिंक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कहते हैं। यहाँ उगने वाले गन्ना से ही सबसे ज्यादा चीनी, गुड़, शक्कर आदि का प्रोडक्शन मिलता है। गन्ना का बेहतर उत्पादन हासिल करने के लिए किसान भी उन्नत किस्म के बीजों की तलाश में रहते हैं। कई बार कृषि विभाग से लेकर शोध केंद्र तक भाग दौड़ करनी पड़ती है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस समस्या को भी दूर कर दिया है। अब किसान चाहे तो घर बैठे ही स्मार्ट किसान ऐप या स्मार्ट गन्ना किसान ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए गन्ना का सीड किट बुक करा सकते हैं। enquiry.knap.in पर बीजों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। गन्ना की फसल से बेहतर उत्पादन हासिल करने के लिए अक्सर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना के नई किस्म के बीजों की उपलब्धता में कई दिक्कतें होती है। समय पर बीज न मिल पाने के कारण बुआई में देरी हो जाती है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। यहाँ बिजली विभाग ने अप्रेंटिस के पद पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन भर्तियों की खास बात यह है कि इनके लिए चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से न होकर साक्षात्कार द्वारा होगा। इसलिए जो कैंडिडेट्स UPCL के इन पद पर आवेदन करने की योग्यता रखते हैं, वे फॉर्म भर दें और तय तारीख पर UPCL के ऑफिस में साक्षात्कार के लिए पहुंच जाए। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से अप्रेंटिस के कुल 160 पदें भर जाएंगे। इनमें ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद शामिल है।
इच्छुक कैंडिडेट्स इस बारे में डिटेल में जानने के लिए यूपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का पता ये यूपीसीएल के अप्रेंटिस पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन 23 जनवरी 2023 के दिन किया जाएगा। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स यूपीसीएल के वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं और ये पद ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए है और इंटरव्यू की टाइमिंग होगी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की है। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बार फिर पाकिस्तान की सहायता की है। अमेरिका ने पाकिस्तान में आए पिछले साल विनाशकारी बाढ़ के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए अतिरिक्त 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस, स्टेट डिपार्टमेंट स्पोकपर्सन नेड प्राइस ने सोमवार को ये एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है और इस फंडिंग में शरणार्थी आश्रय क्षेत्र में बाढ़ राहत और पुनर्वास प्रयासों के अलावा मानवीय सहायता भी शामिल है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए 100 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है, जिससे हमारा कुल योगदान 200 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया है और 100 मिलियन डॉलर बाढ़ सुरक्षा और शासन रोग निगरानी, आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु स्मार्ट कृषि, खाद्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए होगा। अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा समर्थित एक निजी वैश्विक गैर लाभकारी निर्यात बाजार विकास संगठन अमेरिकी अनाज परिषद ने नई दिल्ली में अपना नया कार्यालय खोला है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी बोर्ड से युक्त की एक टीम कार्यालय का उद्घाटन करने और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए दिल्ली पहुंची है। यूएसजीसी 25 से अधिक वर्षों से भारत में है और सरकार के साथ काम कर रही है। हाल के वर्षों में यूएसजीसी एथेनॉल और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई हितधारकों के साथ काम कर रहा है। इस नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यूएसजीसी के अध्यक्ष और सीईओ रेयान लेग्रेड ने कहा कि अमेरिका भारत व्यापार संबंध कभी भी बेहतर नहीं रहे हैं। भारत पहले से ही हमारा दूसरा सबसे बड़ा एथेनॉल व्यापार भागीदार है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे और तेज हवाओं ने लोगों के दैनिक कार्य को बाधित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने का भी अनुमान है। दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस तथा पालम में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सफदरजंग क्षेत्र में दृश्यता 550 मीटर दर्ज की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों के शीतकालीन अवकाश की समय सीमा 15 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ा दी है। पूरे उत्तर भारत, पंजाब से लेकर बिहार के बड़े बड़े क्षेत्र में कोहरे की घनी परत छा गई है। घने कोहरे के कारण दिल्ली से चलने वाले कई उड़ानें अपने समय से काफी देर से शुरू हो रही है। वहीं ट्रेनों की बात करें तो राजधानी और हमसफर जैसी सुपरफास्ट ट्रेन भी समय से 12 से 24 घंटे विलंब से चल रही है। लगातार उच्च दबाव और बर्फीली हवा चलने के कारण बिहार में ठंड का कहर जारी है, लेकिन आज लगभग 22 दिनों बाद यहाँ मौसम में थोड़ी गर्माहट है, जो लोगों में थोड़ी राहत दे रहा है। मौसम विभाग ने शीतलहर को पहले से ही राज्य के सभी लोगों के लिए अलर्ट जारी कर रखा है और लोगों को घरों में ही रहने और बिना किसी वजह से बाहर न निकलने की सलाह दी है। बच्चे और बुजुर्ग को खास एहतियात बरतने को कहा गया है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि विश्व में कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 मैक्सिको, नंबर 4 ब्राजील। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण।